let's go across to Narendra Modi, who is speaking to chartered accountants. So let's cut across to that now. जीवन खो दिया है। मैं उन बहादुर जवानों को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं और हम जानते हैं कि त्याग, तपस्या और बलिदान हमारे देश की सेना की तुलना में कोई नहीं आ सकता। उनकी कोई तुलना नहीं हो सकती, उनके त्याग की तुलना नहीं हो सकती, उनके बलिदान की तुलना नहीं हो सकती और न ही उनकी तपस्या की तुलना हो सकती है। ऐसे वीर बहादुर जवानों को हम सदा सर्वदा गर्व करते हैं, नमन करते हैं। मैं आया आते ही मुझे अनिल जी ने कुछ सवाल हाथ में पकड़ा दिए, तो यही चाहते हैं, कुछ लोग ऐसा कह रहे थे, तो फिर वहीं से शुरू करें और क्या। आपकी सारी बात आ जाएगी इसमें। सभी सवालों को ले लूंगा मैं। एक सवाल है, वर्तमान प्रधानमंत्री ने घोटालों के खिलाफ कदम नहीं उठा पाए, क्योंकि पाए कि गठबंधन सरकार की मजबूरी बताया। आप उसे सुनिश्चित करेंगे कि आपकी सरकार ऐसे दबावों से मुक्त रहेगी? क्या ऐसे कानून होने चाहिए, चुनाव के बाद होने वाले गठबंधन पर रोक लगा दें, वगैरह वगैरह वगैरह। जी जी जी। मेरे पर तो शिकायत ये है कि मोदी एक ऐसा इंसान है कि किसी से दबता नहीं है। यही तो शिकायत है मेरे लिए। और कुछ लोगों की तो रोजी रोटी उसी पर चलती है। देखिए, वाजपेयी जी की सरकार भी अल्पमत वाली सरकार थी और गठबंधन के भरोसे चलती थी। उसके बावजूद भी उस सरकार पर ऐसे कोई दाग नहीं लगे थे। अब कोई मुझे बताएं, रेल मंत्रालय तो पूरी तरह स्वतंत्र है, रेल मंत्री भी पूरी तरह स्वतंत्र है। वे तो कांग्रेस के थे, क्यों जाना पड़ा? तो ये गठबंधन दिखना फलाना, इसको मजबूरी कहना, बात साफ है। क्या आपका भ्रष्टाचार के संबंध में जीरो टॉलरेंस है क्या? और अगर ऊपर बैठे हुए व्यक्ति इन विषयों में आग्रही हैं, प्रतिबद्ध हैं, तो स्थितियां अपने आप सुधर सकती हैं। और इसलिए गठबंधन को दोष न दिया जाए। जिन मकसद से सरकारें बनाई जाती हैं, उन मकसदों को पूरा करने के लिए सरकार चलनी चाहिए। और मकसद पूरा करने के लिए नहीं चलते तो चलाने की जरूरत क्या है भाई? और सारे बहुत काम है देश सेवा करने के लिए। और इसलिए लेकिन एक अच्छी बात है, सवाल पूछने वाले ने मान लिया है कि अगली सरकार किसकी होगी। ये भी अच्छी बात है ना। नहीं तो ऐसे सवाल हर किसी को कोई थोड़ा पूछता है। अच्छा, एक सवाल है, देश का 70% युवा जो गांव में बसता है, उसे रोजगार के लिए शहर की ओर पलायन करना पड़ता है। आपके पास कोई ऐसी योजना है ताकि उन्हें गांव में रोजगार एवं स्वयं रोजगार के अवसर मिल सके, ताकि शहरों में पलायन न हो? इस विषय को मैं दो ढंग से देखता हूं। एक, जो अर्बनाइजेशन हो रहा है,
उसे हम संकट न समझे, अर्बनाइजेशन को अपॉर्चुनिटी समझे। हमारी पूरी योजनाओं के मूल में ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है कि हमने अर्बनाइजेशन को एक संकट मान लिया। अर्बनाइजेशन को संकट न माने, उसको एक अपॉर्चुनिटी माने, दैट्स वन इशू। दूसरा बात है, गांव से लोग पलायन न हो। गांव से क्यों, कहीं से कोई पलायन न हो। आवश्यकता तो यही हो जो जहां है वहीं उसके रोजी रोटी का अवसर मिलना चाहिए। रोजी रोटी का अवसर कैसे मिलता है, अब मैं एक उदाहरण से बताता हूं। यहां मैं गुजरात के कोई उदाहरण देता हूं तो उसका अर्थ ये नहीं निकालना कि मैं गुजरात की बात करने आया, पर यह उदाहरण के रूप में बताना सरल होता है ताकि आपको ध्यान में आए, हाँ भाई ये हो सकता है। हमारे यहां डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग, ये मेनली सूरत उसका सेंटर बना था और गांवों के लोग बहुत बड़ी मात्रा में डायमंड कटिंग पॉलिशिंग के काम के लिए नौजवान सारे वहां आते थे। पैसे भी बहुत अच्छे मिलते थे, लेकिन एक एक कमरे में 25-25, 30-30 लोग रहते थे और सिर्फ सिस्टम से वो जिंदगी गुजारा करते थे। हमारे यहां ज्योतिग्राम स्कीम आई, 24/7 365 डेज बिजली हमारे यहां हर गांव में, हर घर में हम पहुंचा सकते हैं। हमारे देश में जब मैं कहीं कहता हूं जाकर के कि गुजरात में 24 घंटे बिजली होती है तो लोग पूछते हैं हफ्ते में कितने दिन, क्योंकि देश को पता ही नहीं है थोड़ा हो सकता है हमारे यहाँ। तो मुझे समझाना पड़ता है, 24/7 365 कहना पड़ता है। उसके कारण और ठीक है, उसके काम क्या हुआ, जब सूरत में डायमंड कटिंग पॉलिशिंग के लिए जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो गांव में चले गए और लोग गांव में ही बिजली का कनेक्शन ले लिया और कटिंग पॉलिशिंग शुरू कर दिया। समय मिला तब खेत में चला जाता है, माँ बाप की सेवा करता है, पशुपालन करता है। पहले अकेला डायमंड कटिंग पॉलिशिंग करता था, माँ भी सीख गई है, भाई भी सीख गया। जब भी मौका मिले कोई भी बैठ जाता है, घिसना शुरू कर देता है और सप्ताह में एक दिन शनिवार को इतनी छोटी पुड़िया लेकर के चला जाता है अपने गांव से सूरत, हीरे करोड़ों रुपए के देकर के फिर दूसरे लेकर कच्चा माल लेकर के आ जाता है। इतनी छोटी पुड़िया में सब माल होता है। आप देखिए, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, पलायन रुक गया और हमने सर्वे करवाया, 33% शहर की तरफ जाने में कमी आ गई। फिर हमने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की। पहले डॉक्टर गांव में नहीं रहता था, टीचर नहीं रहता था, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की तो उसको इंटरनेट मिल गया, बिजली के कारण टीवी मिल गया, एसी मिल गया, पंखा मिल गया, मोबाइल फोन कनेक्टिविटी मिल गई। तो उसका लगता है यार शहर की हवा के बजाय यहाँ की हवा तो बहुत अच्छी है, तो गांव में रहने लग गया। डॉक्टर गांव में रहने लग गया, टीचर गांव में रहने लग गया, तो गांव की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव की जड़ें जमने लग गई। अगर हम, और इसलिए एक